Hello students, welcome to Reshmi Singh classes. Today we are going to discuss the second part of chapter ruling the countryside. In the first part we discussed about British got the Diwani right and imposed high taxes on peasants, and they compelled, or you can say the pressurized the artisans to sell their goods at cheap rate to the company. तो इस वजह से आर्टिसनल प्रोडक्शन वॉज डिक्लाइंड एंड कल्टिवेशन ऑल्सो कोलैप्स्ड. तो एक तरह से बंगाल की जो इकोनॉमी थी वो क्राइसिस में आ गई. नाउ दे रियलाइज्ड, उनको अब रियलाइजेशन हुआ कि अगर ये पीजेंट्स आर्टिसंस नहीं बचेंगे तो हमको रेवेन्यू कैसे मिलेगा. और उन्होंने एक डिबेट की कि इसका क्या सल्यूशन निकालना पड़ेगा. एंड आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट दे इंट्रोड्यूस वन सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट. एक परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने सल्यूशन निकाला कि ये सेटलमेंट के थ्रू हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. इसमें दे वांट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हाई होगा, किसान प्रॉस्परस होंगे, तभी वो हमें रेवेन्यू दे सकेंगे. तो इसके लिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया. तो व्हाट इज़ परमानेंट सेटलमेंट? दिस परमानेंट सेटलमेंट कंपनी इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 एंड दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस. तो इसमें कौन कौन से फीचर्स थे, क्या था ये परमानेंट सेटलमेंट? द ज़मींदार्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बिकॉज ये 3 प्लेसेस थी जहाँ पे उनको दीवानी राइट मिले थे, वर मेड हेरिडिटरी ओनर्स ऑफ एंटायर लैंड. मीन्स ज़मींदार्स कौन थे? वहाँ के लोकल रूलर्स, तालुकदार हैं, राजा हैं, उनको ज़मींदार बनाया गया. और ज़मींदार्स वर कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ द एंटायर लैंड. उस जगह की, मीन्स तीनों जगह की जो लैंड थी, तो वहाँ का जो लोकल रूलर या ज़मींदार था उसको ओनर बना दिया गया. मीन्स द ज़मींदार्स वर कंसिडर्ड एज अ ओनर ऑफ द एंटायर लैंड. पूरी लैंड के उनको ओनर बना दिया. एंड द ज़मींदार्स हैड टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड पे टू द कंपनी. मीन्स दिस इज द राइट ऑफ द ज़मींदार्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे टू द कंपनी. ठीक है, जितना उन्होंने फिक्स किया है, परमानेंट है, उसको इंक्रीज नहीं करना इन द फ्यूचर. तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट ज़मींदार्स को था, और कलेक्ट करने के बाद उसको कंपनी वालों को देना था. द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड अमाउंट था, नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर, जिसको कि फ्यूचर में इंक्रीज नहीं करना था. ये ब्रिटिशर्स ने कहा था, तभी इसका नाम परमानेंट सेटलमेंट रखा, कि एक परमानेंट अमाउंट सेट कर दिया गया जो फ्यूचर में भी इंक्रीज नहीं होगा. एज लॉन्ग एज दे पेड, दे मीन्स द ज़मींदार्स, एज लॉन्ग एज द ज़मींदार्स पेड हैड हेरिडिटरी राइट. जब तक कि ज़मींदार्स वो रेवेन्यू कलेक्ट करके देते रहते थे कंपनी वालों को, तब तक उनका हेरिडिटरी राइट था. तो वो हेरिडिटरी राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू तब तक ही था जब तक वो कलेक्शन करते थे और वो कंपनी वालों को दे देते थे. दिस अरेंजमेंट वुड एंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इन टू द कंपनीज कॉफर. कॉफर मीन्स यहाँ पे तिजोरी से मतलब है. तो ये अरेंजमेंट में वो बड़े श्योरिटी थी उनको कि इस तरह हमें एक रेगुलर फ्लो मिलता रहेगा रेवेन्यू का, जो हमें ज़मींदार कलेक्ट करेंगे और हमें देते रहेंगे. मतलब एक रेगुलर फ्लो बना रहेगा. ठीक है. एंड ऑन अदर हैंड इट एनकरेजेस द ज़मींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड टू इंक्रीज प्रोडक्शन. और इसमें एक ये भी था कि ज़मींदार्स को भी एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो ज़मीन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जस्ट टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन. अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो इससे ज़मींदार को फ़ायदा होगा, क्योंकि रेवेन्यू तो फिक्स है, रेवेन्यू उनको ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, तो ज़मींदार की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी.
तो ज़मींदार भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे, और ज़मींदार इंटरेस्ट लेंगे, कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू, तो उनको रेगुलर बेसिस पे रेवेन्यू मिलता रहेगा। ये सोच के इन्होंने, ब्रिटिश ने ये परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इसमें भी कई प्रॉब्लम्स सामने आई। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स? द प्रॉब्लम्स, ज़मींदार फेस्ड सीरियस प्रॉब्लम, लैंड रेवेन्यू वॉज एट वेरी हाई रेट, could not pay by the zamindars. It meant that British could take over the zamindars and auction it off. Many zamindars lost their zamindari. Means उन्होंने जो रेवेन्यू फिक्स किया ब्रिटिश ने, बहुत हाई रेट पे किया। तो कई बार ऐसा होता था ज़मींदार उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे और पेमेंट नहीं कर पाते थे। तो इसका राइट था ब्रिटिश को कि वो ज़मींदार से जो हेरिडिटरी राइट थे वो उनसे ले ले और उनको हटा दे, और ये ज़मींदारी राइट ऑक्शन मीन्स उनकी नीलामी होती थी। जो एडमिट करता था कि हम इतना रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देंगे या कंपनी को देंगे, उसको ये कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का राइट मिल जाता था। ऑक्शन होता था, नीलामी होती थी, और जो कहता था हम कलेक्ट कर लेंगे इतना रेवेन्यू, उसको ये राइट दे दिया करते थे। और इस तरह जो ज़मींदार थे, कई ज़मींदार उन्होंने अपनी ज़मींदारी खो दी क्योंकि वो उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाए और ब्रिटिशर्स को नहीं दे पाए। तो उनसे ये जो कलेक्शन का हेरिडिटरी राइट था वो उनसे ले लिया गया और दूसरे को दे दिया गया। तो एक प्रॉब्लम तो ये हुई कि कई ज़मींदार ने अपनी ज़मींदारी ही खो दी क्योंकि वो उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते थे। ठीक है। एंड फ्रॉम 19th सेंचुरी ऑनवर्ड कल्टीवेशन एक्सपेंडेड, प्राइजेस ऑफ ग्रेन्स वर रेज्ड। 19th सेंचुरी के बाद जब कल्टीवेशन था वो एक्सपेंड हुआ और जो ग्रेन्स के रेट थे वो इंक्रीज हो गए। ठीक है। एंड ज़मींदार्स एंजॉय हेवी जंप, इसकी वजह से ज़मींदार जो थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। जब रेट बढ़ गए तो उनको रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलने लगा और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इन देयर इनकम ज़मींदार को। द ब्रिटिश डिड नॉट गॉट एनी एडवांटेज, लेकिन ब्रिटिशर्स का कोई एडवांटेज उनको नहीं मिला क्योंकि उन्होंने परमानेंटली फिक्स किया हुआ था रेवेन्यू कि आगे फ्यूचर में इंक्रीज नहीं करेंगे, तो इसलिए उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक थॉट उनके पास ये भी आ गया कि हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और ज़मींदार जो हैं इसमें इंजॉय कर रहे हैं अपनी इनकम। एंड इवन देन सम ज़मींदार वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, लेकिन कुछ ज़मींदार जिनकी ज़मींदारी चली गई थी या उनकी कुछ लैंड कम हो गई थी, वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि लैंड को इम्प्रूव किया जाए या उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। एंड दे शिफ्टेड टू सिटीज़, और वो वहाँ से शिफ्ट हो गए सिटीज़ में, रेंटिंग आउट द लैंड टू टेनेंट्स, और टेनेंट्स बना दिए अपने बिहाफ पे कि वो जो रेवेन्यू है कलेक्ट करेंगे, और वो लोग सिटी में शिफ्ट हो गए। मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उन्होंने टेनेंट्स रख लिए अपने बिहाफ पे कि उनको राइट है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया? दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन इनकम, वो सिर्फ इनकम में ही इंटरेस्टेड रहते थे। फार्मर्स, किसान वर नोन एज द एक्चुअल कल्टिवेटर्स, दे वर एक्सप्लॉयटेड। जो किसान असली जो कल्टिवेटर्स थे, जो खेती कर रहे थे, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट वो हुए। दे हैड टू पे हाई रेंट एंड कुड बी थ्रोन आउट ऑफ देयर लैंड एनी टाइम। उनको हाई टैक्स पे करना पड़ता था, और जब वो हाई टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो ज़मींदार क्या करते थे, उनको उस ज़मीन से अलग कर दिया करते थे। ठीक है, आपसे नहीं हो रहा, आप अलग हो, दूसरे को वो ज़मीन दे देते थे, फिर वो रेंट पे कर टैक्स पे किया करता था। तो मीन्स जो फार्मर, जो असली कल्टीवेटर था, वो भी डरा हुआ रहता था कि अगर मैंने पे नहीं किया टैक्स तो मुझे मेरी ज़मीन से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड ऑफन टू पे द टैक्स हैड टू टेक लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, और जब वो टैक्स नहीं पे कर पाता था, उसको डर रहता था कि मुझे मेरी ज़मीन से अलग कर देंगे, तो वो क्या करता था, अक्सर मनी लेंडर्स से लोन लेता था जस्ट टू पे द टैक्स टू द ज़मींदार। ज़मींदार को टैक्स पे करने के लिए मनी लेंडर से लोन लेता था हाई इंटरेस्ट पे।
कई बार पेमेंट हो जाता था लोन का और कई बार ही वॉज नॉट एबल टू पे द लोन, अब वो लोन नहीं कर पाता था पे। व्हेन ही फेल टू पे लोन, जब उसने लोन पे नहीं किया, ही वॉज इविक्टेड फ्रॉम द लैंड। अब मनी लेंडर क्या करता था, मनी लेंडर भी वही किया करता था, उसको उसकी लैंड से हटा दिया करता था, वो अपने नाम कर लेता था। ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन, जहाँ उसके पहले फोर फादर्स ज़मीन पे खेती करते आ रहे थे, उस ज़मीन से किसान को अलग कर दिया जाता था, क्योंकि वो लैंड मनी लेंडर ले लेता था इन रिटर्न ऑफ लोन, क्योंकि वो जब वो लोन पे नहीं कर पाता था तो उसकी ज़मीन भी उसके हाथों से निकल जाती थी। इस तरह सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉइट हुआ इसमें किसान। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था एक तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें ज़मींदार भी कभी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेते थे और जो किसान थे वो तो बेचारे इतने एक्सप्लॉइट हो रहे थे, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो बहुत डिबेट करने के बाद ब्रिटिश ने एक दूसरा सिस्टम डिवाइस किया जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे बेटा, मुनरो सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम। ठीक है, ये परमानेंट सिस्टम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, किस सन में किया, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं इस परमानेंट सेटलमेंट में, और इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स 4 मार्क्स में। आई होप समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।